मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक था वो था चीन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि हमारे जो पूर्ववर्ती वीडियो था उसमें भी हमने चीन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, या विदेशियों का जो हस्तक्षेप था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तृतीय आंग्ल चीन युद्ध 1856-60। 1842 की जो ब्रिटेन और चीन में जो संधि हुई थी उसे अंग्रेज दोहराना चाहता था। विदेशियों की शक्ति प्रयोग का जल्द ही एक अवसर प्राप्त हो गया। कैंटन के समीप एक एरो नामक जहाज लंगर डाले हुए पड़ा था। इस जहाज का मालिक चीनी था। ये जहाज हांगकांग में रजिस्टर्ड था। हांगकांग पर ब्रिटेन का अधिकार हो चुका था। इस जहाज का कप्तान एक अंग्रेज था। इस पर अंग्रेजों ने झंडा लगा हुआ था। चीनी वायसराय के आदेश अनुसार कुछ चीनियों ने इस जहाज पर जाकर उनके 12 नाविकों को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने मांग की कि नाविकों को वापस किया जाए। चीनियों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और 56 में इसके कारण उत्पात शुरू हुआ और अंततः 1857 में कैंटर नगर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दूसरा, 1856 में फ्रांस के रोमन कैथोलिक पादरी यम चैपडेलेन को गिरफ्तार कर लिया। कवासियों के स्थानीय अधिकारियों ने फांसी की सजा दे दी। इस पर आरोप यह था कि संधि के बाहर बंदरगाह से चीन के भीतर चला गया। फ्रांस के राजदूत ने विरोध पत्र भेजा और कहा कि फ्रांस के नागरिकों पर चीनी न्यायाधिकारियों को निर्णय करने और उन्हें दंडित करने का अधिकार नहीं है। क्षतिपूर्ति की मांग अस्वीकार होने पर फ्रांसीसियों ने कैंटन पर गोलाबारी करके अंग्रेजों के साथ सम्मिलित हो गए। इस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों ने संधि को पुनरीक्षण के लिए किसी कीमत पर चीन से युद्ध करना चाहते थे। एरो युद्धपोत और रोमन कैथोलिक पादरी की हत्या ने युद्ध को आमंत्रित किया। 56 में ब्रिटेन की सेना ने कैंटन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। कैंटन को जीतकर ब्रिटेन सेना उत्तर की ओर बढ़ी। दोनों देश आक्रमण करते हुए पेकिंग तक पहुंच गए। चीनी सेनाएं दोनों देशों की सेनाओं का मुकाबला करने में असमर्थ रही, अतः पेकिंग पर अधिकार कर लिया और मांचू सम्राट पेकिंग छोड़कर चला गया। संधि करने के अतिरिक्त चीनी सरकार के पास कोई अन्य मार्ग था ही नहीं। तो इस द्वितीय युद्ध के बाद में टिटसिन की संधि जो 1860 में हुई, इस संधि के अनुसार चीनी सरकार ने नए 11 बंदरगाह यूरोपीय देश और व्यापार के लिए खोल दिए। इस प्रकार अब स्वतंत्र बंदरगाहों की संख्या 16 हो गई। 5 पहले थे, 11 अब हो गई। पश्चिमी देशों के जहाज़ों की अनुमति दी गई कि वो यांगत्से नदी में आ जा सकते हैं। पश्चिमी देशों के राजदूत अब पेकिंग में निवास कर सकते हैं। जिन विदेशियों के पास पासपोर्ट है वो चीन में जहाँ जाए वो जा सकते हैं। चीन ने इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हर्जाना भी देना स्वीकार किया। अफीम के आयात पर कर लगा दिया गया, जिससे अफीम का व्यापार वैध और नियंत्रित हो गया। चीनी सरकार ने वादा किया कि चीन में विदेशी धर्म प्रचारकों
नागरिकों की रक्षा की जाएगी। फ्रांस के रोमन कैथोलिक पादरी को ये अधिकार होगा कि वो 16 बंदरगाहों के अतिरिक्त जहाँ भी चाहे ज़मीन खरीद सकेंगे, उन पर गिरजाघर बना सकते हैं। ये व्यवस्था 65 की उप संधि के द्वारा की गई। यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस ने चीन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, किंतु संधि का लाभ अमेरिका और रूस ने भी बराबर का प्राप्त हो गया। 1860 तक पश्चिमी देशों के साम्राज्य चीन में विकसित हो रहे थे। हांगकांग द्वीप 1842 में ब्रिटेन के पास चला गया। कैंटन सहित 16 बंदरगाह विदेशी राज्यों के प्रभुत्व में आ गए। चीन के आयात निर्यात पर विदेशी लोगों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 1861 तक चीन का द्वार पश्चिमी देशों के लिए पूर्णतः खुल चुके थे। अब हम पढ़ेंगे चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। नानकिंग और टानटिटसिन की संधि के पश्चात लगभग 40 वर्ष तक चीन पश्चिमी संस्कृति के निकट आया। शिक्षा, तकनीकी, उत्पादन, रेलवे आदि क्षेत्रों में चीन ने पश्चिमी देशों से बहुत कुछ सीखा। किंतु दूसरी ओर इन संधियों के द्वारा चीन की आंतरिक स्थिति कमजोर हो गई। नानकिंग की संधि के अनुसार करोड़ों रुपए की जो राशि चीन सरकार ने ब्रिटेन को प्रदान की, उससे प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसानों पर अधिकाधिक नए कर लगा दिए। करों को चुकाने के लिए किसानों ने अपनी भूमियां बेच दी। किसानों को मजबूरी करके गुजारा करना पड़ रहा था। किसानों में असंतोष बढ़ गया और कुछ समय बाद हम ये असंतोष विद्रोह के रूप में प्रकट हो गया, जो चीन के इतिहास में ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ताइपिंग विद्रोह में कई प्रकार के असंतुष्ट वर्ग सम्मिलित थे, किंतु मूलतः यह एक कृषक विद्रोह था। ताइपिंग विद्रोह के जो नेता थे उंग सुंग चुआन, वो अपने साथियों के साथ सहयोग से एक गुप्त समिति की स्थापना की थी, जिसका नाम था शान भक्ति अर्थात ईश्वर आराधना का संगठन। चीन का जो विद्रोह था वो था, उसका उद्देश्य किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न, किसानों विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। विदेशी लोगों का यह सही नहीं था कि उनकी नानकिंग में एक ऐसी सरकार स्थापित हो जो देश की दशा सुधारने में तत्पर हो, जो विदेशी साम्राज्यों के विरोधी हो। अतः 1864 में मंचू सरकार की अनुमति पर इस विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किंतु विद्रोह की जो भावना थी वो प्रबल हो गई थी। विदेशियों के कारण उनके प्रयास विफल हुए। अतः सर्वप्रथम इस विदेशियों के विरुद्ध ही संघर्ष करना होगा। चीन में राजनीतिक चेतना का विकास। 1894-95 में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया और बाद में फार्मोसा, पिकाडोर, लियाओतुंग प्रायद्वीप उसने हड़प लिए। तो इस युद्ध में चीन के लोगों ने अपनी दुर्दशा का अच्छी तरह से अनुभव हो गया। अब चीन के बारे में ये कहा जाने लगा कि एशिया का बीमार मानव अपनी अंतिम सांस ले रहा है। साम्राज्यवादी गिद्ध उसे छत विकसित शरीर पर अब मंडरा रहे हैं। चीन में ऐसे दलों का प्रादुर्भाव हो जिसका उद्देश्य देश की राजनीति दुर्बलता को दूर कर और शक्ति का संचार हो। अनेक चीनी युवक विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर पुनः चीन लौटे थे। उनका ये प्रयत्न था कि वो अपने देश की दशा सुधार करे। इस कार्य में सन यात सेन के दल का विशेष रुचि ली। बॉक्सर विद्रोह। सन यात सेन ने होलोनुनु में
हुसुंग चुंग हुई की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मंचू शासन को समाप्त करना। चीन की जनता विदेशी शासकों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर विद्रोह करना चाह रही थी। चीन में एक ऐसा दल का गठन हुआ जिसमें समरस मुक्कों का संगठन यानी बॉक्सर दल, ये दल विदेशी लोग विरोधी आंदोलन का सबसे अधिक उग्र रूप था। बॉक्सर विद्रोह शांतुंग के प्रदेश में आरंभ होकर 1900 में पीकिंग तक पहुंच गया। इस दल के सदस्यों ने रेल और तार के खंभे उखाड़ दिए, गिरजाघरों को जला दिया, ईसाई मशीनरियों और उनके अनुयायियों को सामूहिक हत्या कर दी गई। चीन दरबार और चीनी सैनिकों ने बॉक्सर विद्रोह को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। इस आंदोलन के फलस्वरूप विदेशियों की रक्षा के लिए बाहर से और अधिक सेना लाई गई। 1900 के अगस्त माह में विदेशी सेना इस विद्रोह को कुचल दी। चीन को 45 करोड़ तायल क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। पीकिंग में दूतावास की रक्षा के लिए विदेशी फौजें स्थायी रूप से वहाँ रहने लगी। 1901 में ये समझौता चीन के लिए बहुत ही हानिकारक और अपमानजनक सिद्ध हुआ। इस कारण चीन में विदेशी राज्यों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। 1911 की राज्य क्रांति। 19वीं शताब्दी में चीनी सरकार 4 बार यूरोपीय जातियों से पराजित होकर अपमानजनक शर्तें समझौता किया। इसके अतिरिक्त जापान जैसे छोटे से देश से भी 1894-95 में पराजित हो गई। ये अत्यंत खेदजनक बात थी। इन पराजयों से चीनी जनता के मन में कुछ न कुछ पाने के लिए रोष की भाव अवश्य ही विद्यमान थी। 1911 में मांचू वंश पतन हो गया। 1911 में चीनी क्रांति चीन को अफीम के नशे से चेतना कर दी। 1911 में चीन की क्रांति के दो मुख्य विशेषता थी। ये आंदोलन मुख्यतः सुधारवादी था और मुख्यतः राष्ट्रीय था, क्योंकि इस आंदोलन का संचालक कोमिंगतांग या गणतंत्र दल था। कोमिंगतांग का अर्थ होता है, को का अर्थ होता है देश, मिन का अर्थ होता है जनता और तांग का होता है दल। इस प्रकार कोमिंगतांग का अर्थ है राष्ट्रीय दल और इस दल के संस्थापक थे सन यात सेन। इन्हीं के प्रयासों से 1911 में मंचू राजवंश विरोधी आंदोलन गणतंत्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। सन यात सेन के चीनी गणतंत्र प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, किंतु शीघ्र ही 12 में उन्हें त्यागपत्र दे दिया गया। इस प्रकार एक राजवंशीय सेनापति युआन शेकाई को बिठाया गया। उसने गणतंत्र के प्रति कभी उत्साह नहीं दिखाया। चीनी सैनिक तानाशाह बन गए। युआन शिकाई के द्वारा स्थापित प्रगतिशील दल का नाम चीन पुतांग था। चीनी शक्ति के समक्ष सन यात सेन अपने को ऐसा ही महसूस कर चीनी गणतंत्र के अगले 4 वर्ष उथल पुथल के थे। इन वर्षों में युआन शिकाई और क्रांतिकारियों में निरंतर संघर्ष होता रहा, लेकिन जून 1916 में युआन शिकाई की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पास सन यात सेन का गणतंत्र दल पुनर्गठित किया और इसके 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद। ने जीवन पर्यंत गणतंत्र को मजबूत करने में लगे रहे। 25 में उनकी भी मृत्यु हो गई और उनका जो क्रांतिकारी संगठन था तुंग मिंग हुई। चीन की 1911 की क्रांति के कारण विदेशी हाथों में पराजित मंचू वंश की निर्बलता, चीनी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था। पश्चिमी शिक्षा ने क्रांति की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण योगदान दिया और जो बाहर से पढ़कर आए विद्वान
विद्यार्थियों, उन्होंने देश निर्माण में योगदान दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन जनता, चीन के नेता, इन्होंने विदेशी अस्तित्व से मुक्त करना, उनको खदेड़ना, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए और उसी का परिणाम 1911 की क्रांति थी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।